Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, this is your educator Shelly Singh. Welcome to One Nest Academy. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असम अकॉर्ड. असम अकॉर्ड को कोई भी बुक में इन डिटेल नहीं दिया गया है, जिसके कारण बहुत से लोग इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट ये टॉपिक समझना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 का जो सिटीज़नशिप एक्ट हुआ है उसमें जो असम की सिचुएशंस इतनी ख़राब हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि वो असम अकॉर्ड के साथ जो एक्ट था वो कोलाइड कर रहा था. इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि असम अकॉर्ड क्या था, क्यों वो 2019 के टाइम जब एक्ट आया तो क्यों असम के लोगों ने इतने बवाल मचाया था. ठीक है, तो असम अकॉर्ड को हम 4 स्लाइड्स में पढ़ेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि असम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई जिसके कारण असम अकॉर्ड आया, असम अकॉर्ड में क्या लिखा गया था, तब जब एनआरसी की बात की गई थी तो आईएमडीटी एक्ट के कारण एनआरसी कंडक्ट क्यों नहीं हो पाई थी, और जब एनआरसी फाइनली कंडक्ट हुई तो वो फेल क्यों हो गई. ये सब आज हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो चलिए असम की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं असम रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही डेवलप्ड है और पहले भी था. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए तो उनका मेन मोटिव था कि इंडियन रिसोर्सेज को वो यूज़ करें और अपने पैसे कमाएं, अपना काम बढ़ाएं. ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के वो बहुत ही डेवलप्ड हैं इन मैटर ऑफ रिसोर्सेज, तो उन्होंने चाहा कि वहाँ पे वो ट्रेड करें. पर वहाँ उनको ये दिक्कत आ रही थी कि वहाँ का जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी, और पॉपुलेशन कम होने के कारण लेबर कॉस्ट बहुत हाई था. अब जब लेबर कॉस्ट हाई था तो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि उनको किस तरीके से वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से वहाँ के लोगों को अपने अंडर में रखना है. बट उतने में ही ये हुआ कि जो बर्मा कंट्री थी वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और वहाँ के जो लीडर थे उनका मेन मोटिव था कि हर स्टेट को अपने अंडर करना. ठीक है, तो जब वो असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के तरफ आने लग गए, जब वो वहाँ के स्टेट्स को एक्वायर करने लग गए थे दूसरों के साथ बैटल करके, तब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये धीरे धीरे करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने तरफ करना चाह रहे हैं. तो ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहते थे कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उनके हाथ से जाए. तो उन्होंने क्या किया, एक एंग्लो बर्मिस वॉर हुई जो 1824 को स्टार्ट हुई. ठीक है, तो इस वॉर में ये वॉर 2 साल चली. इस वॉर का जो रिज़ल्ट था 1826 को बोला गया कि एक पीस इस्टेब्लिश करते हैं और ट्रीटी ऑफ यान दाबो साइन किया गया. इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि जो बर्मा है वो जो क्लेम करती हैं असम, चाचर और जैंतिया को, वो अपना क्लेम हटाएंगे. तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे, मणिपुर को भी इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया. तो ऐसे बहुत सारे इस ट्रीटी में क्लॉजेस लिखे गए थे जिसके थ्रू जो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे वो किसके अंडर आ गए, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए. तो जब ब्रिटिशर्स के अंडर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ गए तो उन्होंने क्या किया, असम को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मर्ज कर दिया. और जब असम को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मर्ज किया गया तो सारे जो स्टेट्स के लोग थे जो अभी तक असम में नहीं आ रहे थे, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे थे, वो सब आ गए असम में. और इस तरीके से फर्स्ट लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ विच वॉज आफ्टर एंग्लो बर्मिस वॉर 1824. ठीक है, तो 1826 में जब ये वॉर ख़त्म हुई तो फर्स्ट लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, जिसके चलते बहुत से बांग्ला स्पीकर्स असम में आ गए, और जिस कारण जो असम की लैंग्वेज थी वो बांग्ला हो गई. ठीक है, अब सेकेंड लार्ज स्केल माइग्रेशन असम में तब हुआ जब पार्टीशन हुआ. 1947 के पार्टीशन के टाइम बांग्लादेशी लोग, जो अभी पहले ईस्ट पाकिस्तान था अभी बांग्लादेश है, वहाँ के लोग असम में आने लग गए. तो ये हो गया सेकेंड लार्ज स्केल माइग्रेशन. जो थर्ड लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ वो आफ्टर लिबरेशन वॉर 1971 ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, तो जब बांग्लादेश बना वो फ्री हुआ पाकिस्तान से 1971 में, तो वहाँ पे भी जो उस समय सिचुएशन थी उसके कारण बहुत से लोग वहाँ से भाग के आसाम में आ गए और वहाँ पे रहने लग गए. तो इस तरीके से जो
एसएमएस पीपल की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई और बाहरी लोगों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। इस कारण डेमोग्राफिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन की बात करना। पॉपुलेशन यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ये बताता है कि जिस स्टेट में जो लोग रहते हैं अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए और बाकी बाहरी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसे हम डेमोग्राफिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जब डेमोग्राफिक प्रॉब्लम अराइज हुई तो एक आसू नाम का यूनियन था। आसू का फुल फॉर्म होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो इस यूनियन ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी एसएमएस पीपल की वो बहुत कम हो गई थी और बाहरी लोगों ने असम को अपने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आसू ने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, सो आफ्टर सो मच ऑफ एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट बाय आसू एंड AAGSP ऑल असम गाना संग्राम परिषद, ये दोनों यूनियंस जो थे वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी बात सुनने के लिए 1980 में मैडम इंदिरा गांधी से उन्हें मिलने का मौका दिया गया। और इसी समय दोनों यूनियंस ने अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी जी के सामने रख दी। जब उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी जी के साथ डिस्कस कर ली, उसके बाद भी 5 साल लगे असम अकॉर्ड को बनाने के लिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस असम अकॉर्ड को मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है और ये असम अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड ऑल असम गाना परिषद, इन लोगों के बीच में ये अकॉर्ड साइन किया गया 15 अगस्त 1985 को न्यू दिल्ली में। और अब हम देखते हैं असम अकॉर्ड में क्या क्लॉजेस लिखे गए थे। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लॉजेस ऑफ असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड के जो क्लॉजेस थे वो 1985 की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। अब ये सारे क्लॉजेस को हम एक एक करके समझेंगे। जो क्लॉज 5 था उसमें ये बोला गया कि जो फॉरेनर्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जाए, डिलीट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज 3 Ds ऑफ असम अकॉर्ड। अब ये जो प्रोसेस था डिटेक्ट करने का, डिलीट करने का और डिपोर्ट करने का, ये कैसे होगा? तो इसके लिए बेस डेट क्या थी? इसके लिए बेस डेट तय की गई 1 जनवरी 1966। बोला गया कि जो इंसान 1 जनवरी 1966 के पहले से असम में है उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा, और जो इंसान 1 जनवरी 1966 के बाद और 24 मार्च 1971 के पहले आया है, ये दोनों डेट्स के बीच में जो इंसान आया है उसे डिटेक्ट किया जाएगा, उनका नाम इलेक्शन लिस्ट से डिलीट किया जाएगा और उन्हें टाइम दिया जाएगा कि वो अपना रीज़न बता सकें कि वो असम में क्यों आए हैं। ठीक है, अब ये जो 24 मार्च 1971 की डेट फिक्स की गई, ये क्यों की गई? जब 1971 में बांग्लादेश फ्री हो रहा था पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी। अब ये प्रॉब्लम के चलते जो अयूब खान थे उन्होंने एक ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया था। वो जब उन्होंने चालू किया तब वो जो सारी जनता थी बांग्लादेश की, उनको वो प्रताड़ित कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जो भी इंसान हो वो उन्हें मार रहे थे। तो इसलिए ऐसा माना गया कि जो इंसान 24 मार्च 1971 के बाद अगर इंडिया में असम में आ रहा है तो वो इलीगल माइग्रेंट है, क्योंकि वो वहाँ की प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट, तंग होके यहाँ आ रहा है असम में। ठीक है, इसलिए 1971 की डेट को फाइनलाइज़ किया गया। अब ये जो क्लॉज 5 था, इसी में एनआरसी की बात की गई थी कि जो इंसान 25 मार्च 1971 के बाद आता है असम में, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अब उन्हें डिपोर्ट कैसे किया जाएगा? बाय एनआरसी। असम के लिए एनआरसी 1951 में फ़र्स्ट टाइम हुई थी, और जो सेकेंड टाइम एनआरसी की डिमांड की गई थी वो असम अकॉर्ड के टाइम की गई थी, और राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम एनआरसी करवाएंगे जल्द ही। अब वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि एनआरसी उस टाइम पे क्यों नहीं हो पाई। तो ये हो गया क्लॉज 5। अब जो क्लॉज 6 था उसमें ऐसा लिखा गया था कि असम के लोगों के
हेरिटेज, कल्चर, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड देगी ताकि वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ये हो गया क्लॉज 6। क्लॉज 7 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी असम की। उसमें ये बोला गया था द गवर्नमेंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू देयर कमिटमेंट फॉर द स्पीडी ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम। वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की जो बात की गई थी वो क्लॉज 7 में की गई थी। क्लॉज 8 में ये बोला गया द गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर द इशू ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स इन फ्यूचर ओनली बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सर्टिफिकेट सिटीजनशिप का किसके कंसर्न से देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो क्लॉज 8 में सेकेंड पॉइंट था वो ये लिखा गया था कि अगर AASU और AAGSP कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं तो उसे ध्यान दिया जाएगा, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। क्लॉज 9 सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करता है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो इल्लीगल माइग्रेंट की थी, इसलिए असम अकॉर्ड बना। और वो इल्लीगल माइग्रेंट बांग्लादेश से असम में एंटर हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहाँ का जो बॉर्डर था, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत वीक थी, इसलिए क्लॉज 9 में सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई थी। क्लॉज 10 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ एनरोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट की लैंड है असम में, वहाँ पे किसी का कब्ज़ा ना हो पाए, इसकी बात क्लॉज 10 में की गई है। क्लॉज 11 में बोला गया है रिस्ट्रिक्टिंग एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फॉरेनर्स। फॉरेनर्स असम में कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ये बात क्लॉज 11 में बताई गई है। क्लॉज 12 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ्स की बात की गई है। इसका मतलब है कि जितने भी बर्थ हो रहे हैं और डेथ हो रही हैं उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, ये बात क्लॉज 12 में बोली गई। क्लॉज 13 में AASU और AAGSP के को बोला गया कि आप अपना प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, तभी ये असम अकॉर्ड अच्छे से चल सकता है। तो ये बात क्लॉज 13 में लिखी गई। क्लॉज 14 में ये लिखी गई कि जो गवर्नमेंट ने केसेस लगाए थे, जब एजिटेशन हुआ तो बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ गई थी, जिसके कारण बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जिसके अगेंस्ट केसेस लग गए थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्लॉज 14 में लिखा गया कि वो हटा दिया जाएगा। क्लॉज 15 में लिखा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबाव। मतलब ये जो सारे क्लॉजेस बने हैं वो नोडल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये थी क्लॉजेस ऑफ असम अकॉर्ड। इसमें हमने ये देखा कि सारे क्लॉजेस किस बारे में बात करते हैं। और अब हम ये देखेंगे जो क्लॉज 5 और क्लॉज 6 जो अभी न्यूज़ में था वो क्यों इम्पॉर्टेंट था। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि क्लॉज 5 इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात करता है, जिसके कारण ही NRC कंडक्ट करने की बात की गई थी 1985 में, जो उस टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाया। इसलिए अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि NRC अभी कंडक्ट हुई। क्लॉज 6 ये बोलता है कि जो वहाँ की कल्चर है, हेरिटेज है, वहाँ की लिंग्विस्टिक लोगों की, असमीज पीपल की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। तो जब 2019 का एक्ट आया सिटीज़नशिप का, उसमें ये बोला गया कि ये जो क्लॉज 6 है ये उसको भी वायलेट करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन देने की बात है वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बट उसके लिए भी अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि क्लॉज 6 की जो क्लॉज 6 में लिखा गया था उसके अंडर हम सारे काम करेंगे। तो ये हो गई क्लॉजेस की बात। अब हम IMDT एक्ट 1983 को डिस्कस करेंगे। ये जो IMDT एक्ट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था, जब राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम NRC कंडक्ट करवाएंगे जल्द से जल्द, तो वो NRC 1985 में क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि IMDT एक्ट 1983 था। अब इस एक्ट में क्या था कि अगर कोई इंसान किसी इल्लीगल माइग्रेंट को पुलिस के सामने पेश करता है और बोलता है कि ये इल्लीगल माइग्रेंट है,
तो पुलिस वाले जो एविडेंस थे वो उस इंसान से मांगते थे, ना कि उस इल्लीगल माइग्रेंट से। तो इसके चलते जो इल्लीगल माइग्रेंट्स थे वो बच रहे थे और जो नॉर्मल इंसान थे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसलिए इस एक्ट के थ्रू इल्लीगल माइग्रेंट्स को प्रोटेक्शन मिल जा रही थी और जो डिटेक्शन था इल्लीगल माइग्रेंट्स का वो हो नहीं पा रहा था। इसलिए 2005 में सबरानंदन सोनोवाल ने इस एक्ट को चैलेंज किया, इस एक्ट के अगेंस्ट में बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए इस एक्ट को 2005 में खारिज कर दिया, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। और जो इस एक्ट के सारे केसेस थे उसे फॉरेनर्स एक्ट के तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और जो फॉरेनर्स एक्ट है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। पहले जो ये IMDT एक्ट था वो असम में अप्लाई होता था, इसलिए फॉरेनर्स एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं होता था, बट अब फॉरेनर्स एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, असम में भी अप्लाई होता है। तो जो फॉरेनर्स एक्ट है वो फॉरेनर्स के बारे में डील करता है कि कोई अगर इलीगली आ रहा है और अगर वो यहाँ पे रह रहा है इंडिया में तो उसकी क्या पेनल्टीज़ हैं, उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सब हमारे फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू होता है। तो ये IMDT एक्ट 1983 के कारण ही 1985 में जो NRC होनी थी वो नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं कि NRC असम में फेल क्यों हुआ। जो NRC का प्रोसेस था वो 1985 में कंडक्ट होना था, बट IMDT एक्ट 1983 के कारण NRC का प्रोसेस कंडक्ट नहीं हो पाया। बट वहाँ के लोगों को NRC चाहिए था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप NRC कंडक्ट कीजिए। तो ये जो ऑर्डर था इसे मानना तो ज़रूरी था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का था। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कट ऑफ ईयर थी वो 1971 की थी और जब अपडेट किया जा रहा था वो ईयर था 2013। तो 2013 और 14 जब अपडेट चल रहा था तब जो गैप था, ईयर गैप था 1971 और 2014 के बीच में वो 42 ईयर्स का था। अब ये जो 42 ईयर्स का गैप है ये ही मेन रीज़न है फॉर फेलियर ऑफ NRC इन असम। क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में 42 ईयर्स से रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे उस कंट्री के। इसलिए जो डिटेक्शन प्रोसेस है वो ईज़िली नहीं हो पाया। बहुत से जो वहाँ के एसमीज पीपल थे वो भी प्रॉब्लम में आ गए इसके कारण, और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वो बच भी गए। तो जो फाइनल लिस्ट पेश की गई 31 अगस्त 2019 में, उसमें 19 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम NRC लिस्ट में नहीं आया और उनमें से कुछ लोगों का क्लेम था कि वो इंडिया में हमेशा से रह रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्हें सारे जितने प्रोसेस हैं लॉ के, लीगल जो प्रोसेस हैं, उन्हें सब अप्लाई करने का हक दिया है। उन्हें ये बोला कि अगर आप फॉरेन ट्रिब्यूनल में केस लगाते हैं और अगर हार जाते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में भी केस हार जाते हैं तो आपके पास अधिकार है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब तक सारे लीगल प्रोसेस ख़त्म ना हो जाएं तब तक वो पर्टिकुलर इंसान को एज अ इलीगल इमिग्रेंट या फॉरेनर नहीं डिक्लेयर किया जाएगा और उसे तब तक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब इसमें भी ये दिक्कत थी, ये जो लीगल प्रोसेस है इसको फॉलो करने के लिए इसमें बहुत पैसे लगेंगे और जो इसमें 19 लाख लोग हैं उनमें से बहुत लोग पुअर कैटेगरी के हैं। तो उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो सारे लीगल प्रोसेस को कैसे एक्वायर करें, कैसे उसमें काम करें। तो इसका सोल्यूशन भी दिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने एक कोर्ट ऑफ अपील स्टैब्लिश की और बोला कि आप अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिखा दीजिए। कुछ लीगेसी डेट होती हैं, जैसे अगर आपके पिताजी का नाम किसी रजिस्टर में लिखा गया हो या ऐसा कुछ भी आपके पास कोई डेटा हो पुराना, उसको आप हमें शो कर दीजिए तो हम आपको एज अ इंडियन सिटीज़न मान लेंगे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो NRC में डिक्लेयर हुई। अब जो NRC के 19 लाख लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उन्हें कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, ये भी एक मेन प्रॉब्लम थी। इसका भी सॉल्यूशन एक तरीके से मिल ही गया है, क्योंकि दिसंबर 15, 2019 में जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मेनन, उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा इलीगल माइग्रेंट है जो इंडिया में रह रहा हो और वो बांग्लादेश का हो
तो वो ऐसे पर्सन को बांग्लादेश में लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो बांग्लादेशी निवासी हैं और उनका अधिकार है कि वो बांग्लादेश के सिटीज़न कहलाएं। तो ये सब बातें थीं एनआरसी के बारे में और असम अकॉर्ड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो। इसके बारे में मैं जो डिटेल में समझाना चाहती थी, आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ आई हों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के पर्सपेक्टिव से, अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसे डिटेल में समझाया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।